नमस्कार, मेरा नाम सी ए विकास सिंह है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 ए डी, सेक्शन 44 ए डी ए और सेक्शन 44 ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये तीनों सेक्शन किसके बारे में बात करते हैं? ये तीनों सेक्शन किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंटिव इनकम के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटिव बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 44 ए डी के बारे में। सेक्शन 44 ए डी ये किस पे एप्लीकेबल है या कौन से एसएससी एलिजिबल हैं इसको इस सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट को क्लेम करने के लिए? तो इसमें कौन एलिजिबल हैं? पहला तो इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है और पार्टनरशिप फॉर्म आती है। इसमें तीन एसएससी हैं जो एलिजिबल हैं सेक्शन 44 एडी के लिए। इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, एचयूएफ भी रेसिडेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म भी रेसिडेंट होना चाहिए। बट इसमें इनकम टैक्स एक्ट में इसमें सेक्शन 44 एडी में एलएलपी को बाहर किया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को बाहर किया गया है और कंपनी इसमें नहीं आती हैं। तो एलिजिबल एसएससी में समझ में आ गया, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म नॉट एलएलपी, वो किस में इंगेज हो? जो एलिजिबल बिजनेस में इंगेज हो। एलिजिबल बिजनेस में किसको बोलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, या जिस साल का हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस साल का उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए या ग्रोथ रिसीट कितनी होना चाहिए? 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम की होनी चाहिए। इस केस में वो क्या होगा? एसएससी इंगेज, एसएससी एलिजिबल होगा किसके लिए? सेक्शन 44 एडी के बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। इसमें कुछ बिजनेस को बाहर किया गया है, कुछ कैटेगरीज ऑफ इनकम को बाहर किया गया है, जिसमें क्या है कि एसएससी, मैं बात करूं उसकी कि जो एसएससी किस में इंगेज है, जो एसएससी इंगेज है किसमें, जो प्रोफेशन स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 44 डबल ए सब सेक्शन 1 में। 44 डबल ए सब सेक्शन 1 में क्या मेंशन है, क्या प्रोफेशन मेंशन है? जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि जो एसएससी किस में इंगेज है, लीगल बिजनेस में इंगेज है, जैसे एडवोकेट है, मेडिकल लाइन में डॉक्टर है या उससे रिलेटेड प्रोफेशन में है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेशन। नोटिफाइड प्रोफेशन में कौन आ जाएगा? नोटिफाइड प्रोफेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे ऑथोराइज, हमने बात करी थी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की, फिल्म आर्टिस्ट की, कंपनी सेक्रेटरी की, और प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हमने करी थी वहाँ पे। तो ये एसएससी क्या होना चाहिए? जो भी प्रोफेशन मेंशन है कहाँ पे, सेक्शन 44 सब सेक्शन 1, सेक्शन 44 डबल ए सब सेक्शन 1 में, वो एसएससी एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए? 44 एडी के लिए। दूसरा आता है क्या कि जो एसएससी क्या इनकम अर्न कर रहा है, वो ब्रोकरेज या कमीशन इनकम अर्न कर रहा है, वो भी सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तीसरा है कि अगर कोई एसएससी क्या कर रहा है, एजेंसी बिजनेस में है, तो भी सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई कि एलिजिबिलिटी की। एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल बिजनेस क्या है, कौन से बिजनेस या प्रोफेशन वो क्या इनकम इस सेक्शन 44 के अंडर फॉल नहीं करते। ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे बात करता है क्या कि जहाँ एलिजिबल एसएससी की हमने बात करी थी, वहाँ पर तो 3 कैटेगरी हमने बताई थी, 3 टाइप के इंडिविजुअल बताए थे, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ और रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म। वो किस में है? एलिजिबल बिजनेस में इंगेज हैं, बट उनको क्लेम्स ए अंडर हेडिंग सी में उनको डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। मतलब अब चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी में क्या फॉल करता है? यहाँ पे मल्टीपल डिडक्शन आते हैं इस हेडिंग में, जिससे क्या हो गया इसमें 80IA, सेक्शन 80IB, सेक्शन हो गया 80P। इसके और बहुत सारे इसमें मेंशन है जो सेक्शन चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी में आते कवर होते हैं, वो एसएससी क्लेम नहीं करेगा।
अगर एसएससी क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर सेक्शन चैप्टर सी ए में अंडर हेडिंग सी या डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A 10A8 सेक्शन 10B और 10BA में डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो एसएससी क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा। किसके किसके बेनिफिट के लिए, सेक्शन 44AD के लिए। ये तो बात हमने करी किसकी, एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस। अब प्रेजेंटिव इनकम में क्या आएगा कि प्रेजेंटिव इनकम में कि जो भी एसएससी का टर्नओवर होगा, प्रेजेंटिव इनकम में क्या आ जाएगा, जो भी एसएससी का टर्नओवर है या सेल है, टर्नओवर, सेल या ग्रोस रिसीट, उसका 8%, इसका मतलब टर्नओवर, सेल या ग्रोस रिसीट का क्या करेगा 10%, सॉरी 8% या इससे अधिक वो अपना इनकम डिक्लेयर कर सकता है। टर्नओवर, सेल या ग्रोस रिसीट का 8% या इससे अधिक क्या कर सकता है, अपना इनकम डिक्लेयर कर सकता है। कब, कि जब उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, वो सेक्शन 10A 10AA 10B 10BA में डिडक्शन क्लेम नहीं करता हो, या जो भी डिडक्शन मेंशन कहाँ पे है, अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी में जो डिडक्शन मेंशन है उसका डिडक्शन नहीं क्लेम करता हो। ये तो बात हो गई कि 8% कब करेगा। अब दूसरी मतलब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा, इस सेक्शन में थोड़ा सा बदलाव करे, थोड़ा सा बदलाव हुआ इस सेक्शन में, थोड़ा सा चेंजेज हुए, थोड़ी अमेंडमेंट हुई। वो सेक्शन में क्या करा कि अगर एसएससी क्या करता है कि ऑनलाइन मतलब अकाउंट पे मतलब जो भी अपना पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू अगर लेता है तो उसका मतलब वो क्या करेगा, जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है उसका 6% या 6% वो इनकम डिक्लेयर कर सकता है। कम से कम 6% या उससे अधिक वो जीतना चाहे। इसमें जो इसमें बैंक में पैसे कैसे आना चाहिए, या तो अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस के थ्रू, या आरटीजीएस, यूपीआई मतलब सिम आधार, या जो भी है पेटीएम के थ्रू अगर पेमेंट आता है बैंक अकाउंट में तो भी वो कैसे क्या होगा, एसएससी क्या करेगा, कम से कम 6% या उससे अधिक इनकम डिक्लेयर कर सकता है, मतलब 6%। और अदर देन बैंकिंग चैनल में 8%, जो हमने बात करी अदर देन बैंकिंग चैनल में 8%। अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेता है तो उसमें 6% या उससे अधिक जो इनकम डिक्लेयर करना चाहे कर सकता है। बस 6% में एक डिक्लेयर करने में एक दिक्कत क्या है कि एसएससी को क्या है, ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, एसएससी को क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न जो है क्या कब करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट का कहाँ, अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में। जो एसएससी सेक्शन 44AD का बेनिफिट लेता है तो उसको दूसरे बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो सेक्शन कहाँ है, सेक्शन 32 38 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है। वो माना जाएगा कि उसका फुल इफेक्ट दिया जा चुका है। द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 38 shall be deemed to have been given full effect to and no further deduction shall be allowed। मतलब जो भी हम यहाँ पर 8% या 6% की बेनिफिट दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए पे, एसएससी का इनकम 2 करोड़ या उससे कम है, वो क्या करेगा, ये अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट आता है तो डिक्लेयर इनकम कितना करेगा, 6% तक डिक्लेयर करेगा। अगर जिसका इनकम बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आता वो डिक्लेयर कितना करेगा, कम से कम 8% या उससे अधिक इनकम डिक्लेयर कर सकता है। उसको दूसरे डिडक्शन नहीं मिलेंगे जो सेक्शन 32 38 में मेंशन है। वो माना जाएगा कि वो ऑलरेडी उसका फुल पे दिया जा चुका है। और इसमें जो भी एसेट्स यूज होंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू उसका क्या होगा, तो WDV of the any asset of an eligible business
or profession shall be deemed to be have been calculated as if the eligible SSC has claimed and had been actually allowed depreciation for each of the relevant assessment year. उसका कैलकुलेशन जो है नॉर्मल कोर्स में हम जैसे करेंगे उसका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी WDV का भी रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स का भी कैलकुलेशन उसी टाइप से किया जाएगा कि जैसे मानो हमने क्या करा है उसका फुल इफेक्ट दिया है कि रीजन बिंग यहाँ पर बोला है कि जो हमने आगे पढ़ा कि सेक्शन 32-38 में इसका फुल इफेक्ट दिया जा चुका है। तो डिप्रिसिएशन हमें किस सेक्शन में मिलता है? डिप्रिसिएशन हमें सेक्शन 32 में मिलता है। तो मतलब जो भी डिप्रिसिएशन हमने जो जो एसेट्स है उस पर हम माना जाएगा कि फुल इफेक्ट उसका डिप्रिसिएशन दिया जा चुका है। इसलिए सर कल WDV ऑफ एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कल कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, और उस पर जो भी डिप्रिसिएशन होगा सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग चार्ज करके उसका WDV उस एसेट्स का निकाला जाएगा। इस सेक्शन की बड़ी बात क्या है, सेक्शन 44 AD या प्रेजेंटिव इनकम के बारे में, यहाँ पर SSC को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट ना मेंटेन करने की जरूरत है, ना उसका टैक्स ऑडिट ना तो उसकी टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। जो SSC अपना इनकम डिक्लेयर कहाँ कैसे करता है, सेक्शन 44 AD में करता है। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ना मेंटेन करवाने की जरूरत है, ना उसको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। If eligible SSC declare profit and gains in accordance with the provision of section 44 AD, he is not required to maintain books of accounts under section 44 AA or get them account audited अंडर सेक्शन 44 AB। ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ना तो और उसको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। इसमें एक थोड़ी सी मतलब लिमिटेशन और डाल दी गई सेक्शन में कि सेक्शन 44 AD में बोलता है क्या है कि SSC को अगर एक बार इस सेक्शन का मतलब बेनिफिट उठा रहा है, क्लेम किया, तो उसको अगले 5 साल तक जिस असेसमेंट ईयर में क्लेम करा या प्रीवियस ईयर में क्लेम करा उसके 5 साल तक, अगले 5 साल तक उसको अपना इनकम 44 AD के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर करना होगा। मतलब 8% या 6% के रेट से डिक्लेयर या उससे अधिक जो चाहे डिक्लेयर करना होगा। अगर किसी भी साल SSC ने क्या करा, अपने अगर 5 साल के पीरियड में, अगर SSC ने 5 साल के पीरियड में किसी भी ईयर में अपना जो इनकम है 44 अपना जो इनकम है 44 सेक्शन 44 A के अकॉर्डिंग डिक्लेयर नहीं करता है, तो उसका क्या होगा कि जिस साल में उसने 44 AD के अकॉर्डिंग अगर इनकम डिक्लेयर नहीं किया है उसके 5 साल तक वो क्या करेगा, सेक्शन 44 AD का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। मैं एग्जांपल लिया हूँ कि अगर SSC ने क्या करा है कि अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 44 A के अकॉर्डिंग फाइनेंस असेसमेंट ईयर 2022-23 में अपना प्रॉफिट किस में डिक्लेयर करा है 2023, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28 में ये 5 साल में क्या करना पड़ेगा, इनको अपना इनकम प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर 5 साल में इन्होंने क्या करा है, अगर सपोज कि फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 24-25 में SSC ने क्या करा है कि अपना जो इनकम किसमें प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे डिक्लेयर नहीं करा, तो क्या होगा कि SSC को अगले 5 साल तक, मतलब किस साल से कि असेसमेंट ईयर 24-25 के बाद, मतलब 25-26 से असेसमेंट ईयर 29-30 तक 2029-30 तक वो क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा इस सेक्शन का क्लेम करने के लिए। इस सेक्शन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर इनको सिंपल वर्ड में समझिए कि SSC को अगर एक बार सेक्शन 44 AD का बेनिफिट अगर इंटाइटल है करने के लिए, अगर क्लेम कर लिया है और अपने इनकम डिक्लेयर करा है अंडर सेक्शन 44 AD में, तो SSC को अगले 5 साल तक इसी सेक्शन में प्रेजेंटिव बेसिस पे ही अपना इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर SSC ने
प्रेजेंटिव इनकम के किसी साल अगर 5 साल में किसी भी साल में किसी एक साल में अगर प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे डिक्लेयर नहीं करता है, तो जिस साल उसने अपना प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे इनकम डिक्लेयर नहीं करा, तो उसके अगले 5 साल तक वो अपना इनकम डिक्लेयर नहीं कर पाएगा अंडर सेक्शन 44A में। उस केस में क्या होगा, अगर जिस साल एसएससी ने क्या करा, अगर अपने 44A के अकॉर्डिंग अपना इनकम डिक्लेयर नहीं करा, उसको क्या करना होगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, बी में उसको ऑडिट करवाना होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 44A के अकॉर्डिंग इनकम डिक्लेयर नहीं करा, मतलब उसने या तो 5% से 6% से कम डिक्लेयर करा है, बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीट मिल रहा है, या 8% से कम इनकम डिक्लेयर कर रहा है। मतलब इस केस में प्रेजेंटिव बेसिस से क्या होगा कि 6% से कम इनकम डिक्लेयर कर रहा है, कब, जब वो अपना रिसीट पेमेंट कब ले रहा है, रिसीट पेमेंट अपना जो पेमेंट ले रहा है किसके थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू ले रहा है, या 8% या बैंकिंग चैनल के थ्रू नॉर्मल केस में कैश में पेमेंट ले रहा है, और उससे कम डिक्लेयर करता है, 6 या 8% से कम होता है, तो मतलब वायलेशन ऑफ सेक्शन 44AD होगा। इस केस में क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे और उसको ऑडिट करवाना होगा, और अगर जिस साल उसने वायलेशन करी है 6% या 8% से कम का प्रॉफिट दिखाया है प्रेजेंटिव बेसिस पे, तो उसको क्या होगा, अगले 5 साल तक उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा इस सेक्शन का। बात करूँ मैं 44ADA में, 44ADA को यहाँ पर उन्होंने अलग से बिजनेस में एंगेज है, बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज है, या लीगल में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर सर्विस में, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी में, इंटीरियर डेकोरेशन में, नोटिफाइड प्रोफेशन में, जैसे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फिल्म आर्टिस्ट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसको इन्होंने सेक्शन 44AD में इनकम टैक्स में इसको एक्सक्लूड किया गया था। अब उसके लिए अलग प्रोविजन है क्या, कि जो एसएससी किस बिजनेस में एंगेज है, एसएससी मीन्स क्या, कि रेसिडेंस इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी नहीं आएगा इसमें, और किसकी बात करिए, इंडिविजुअल की बात करिए और पार्टनरशिप फॉर्म की बात करिए, बट नॉट एलएलपी, और इसमें कंपनी भी नहीं आएगा। किसमें एंगेज है, एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44A, नेमली किसे, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, नोटिफाइड प्रोफेशन। नोटिफाइड प्रोफेशन में क्या जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एसएससी इंगेज है, एसएससी में रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंस, पार्टनरशिप फॉर्म, बट नॉट एलएलपी और कंपनी और एचयूएफ इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और उसका क्या है, वो एलिजिबल हो गए, एलिजिबल एसएससी हो गए। और एलिजिबल बिजनेस क्या है, कि जिस साल एसएससी अपना बिजनेस इनकम, जिस साल एसएससी क्या कर रहा है, अपना इनकम डिक्लेयर कर रहा है, उस साल उसका टर्नओवर कितना है, 50 लाख से कम है। जिस साल अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है, उस साल उसका टर्नओवर कितना है, 50 लाख या उससे कम है, तो वो एलिजिबल बिजनेस में वो क्या, वो एलिजिबल बिजनेस होगा वो, और वो अपना डिक्लेयर प्रॉफिट डिक्लेयर इनकम कहाँ कर सकता है, अंडर सेक्शन 44ADA में कर सकता है। यहाँ पर बेनिफिट कितना मिलेगा इसको, ग्रॉस रिसीट का 50% इसको बेनिफिट मिलेगा, कि मतलब 50% तक जो रिसीट है इसका, उसका 50% तक अपना इनकम डिक्लेयर कर सकता है, या उससे अधिक डिक्लेयर कर सकता है। इसमें भी ये माना जाएगा कि एसएससी ने क्या करा है, अपना डिडक्शन क्लेम कर लिया किसमें, और डिडक्शन क्लेम कर लिया है अंडर सेक्शन 30 to 38, और उसका फुल इफेक्ट दिया जा चुका है। और डब्ल्यूडीबी में भी सेम कंडीशन यहाँ पर है कि डब्ल्यूडीबी इसका मतलब एसेट्स का कंप्यूट किससे किया जाएगा, कि मानो उसका डिप्रिसिएशन क्लेम अंडर सेक्शन चार्ज कर रहा है, 32 चार्ज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक एवरी ईयर के लिए उसको डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट्स पे, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, डब्ल्यूडीबी कंप्यूट करेगा। अब एसएससी क्या है कि अगर 50 किसी भी ईयर में कि 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, मतलब अगर उसके एलिजिबल एसएससी कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो गया, या रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, जिसमें एलएलपी इंक्लूड नहीं है, ना तो एचयूएफ है, ना तो कंपनी आती है इसमें, उसमें क्या करा है 50% से, और उसका टर्नओवर कितना है, 50 लाख से कम है,
अगर किसी साल में वो क्या करेगा, अगर 50% से अपना कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, उस साल में उसको क्या करना होगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होगा और अपना उसको ऑडिट करवाना होगा अंडर सेक्शन 44AB में, टैक्स ऑडिट उसको करवाना होगा। अब बात करें, ये तो हो गई प्रोफेशन की। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 44 सब सेक्शन AE में। यहाँ पर क्या है कि एसएससी किस इंगेज में, किस बिजनेस में इंगेज है, एसएससी किस बिजनेस में इंगेज है, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब ट्रक्स या ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज है। इसको दूसरे शब्दों में बोलें, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज है, जिसमें क्या कर रहा है वो, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज की बात करता है, या ट्रक या ट्रक से रिलेटेड जो की बात करता है यहाँ पर, उसमें इंगेज है। तो वो एसएससी को क्या करना वो होगा, वो भी प्रेजेंटिव इनकम के दायरे में आता है और उसको अपना डिक्लेयर इनकम कहाँ करना होता है, यानी बेनिफिट कहाँ क्लेम कर सकता है उसका, 44AE में। किस बेसिस से, प्रेजेंटिव बेसिस पे। कब, एलिजिबल बिजनेस की बात करने, अब एलिजिबल एसएससी कौन है, जिसके पास द असेसिंग ओइंग नॉट मोर देन, assessing owing not more than 10 goods carriage at any time during the previous year, मतलब प्रीवियस जिस साल का इनकम डिक्लेयर कर रहा है उस साल उस एसएससी का 10 से अधिक गुड्स कैरेज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसमें प्रेजेंटिव बेसिस में क्या है, इसमें इस बिजनेस में 44AE में कि अगर एसएससी क्या कर रहा है, हैवी, मतलब उसको हैवी गुड्स व्हीकल है, जिसे हैवी गुड्स व्हीकल की बात करेंगे जिसका 12 मैट्रिक टन से अधिक 12,000 किलो से अधिक, 12 मैट्रिक टन कितना होता है, 12,000 केजी होता है मैट्रिक टन, या 12,000 केजी किलोग्राम से अधिक जिस व्हीकल का वेट हो उसको क्या बोलेंगे, हेवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उसको अगर अगर हेवी गुड्स व्हीकल है एसएससी के पास, वो 10 से कम है, तो क्या होगा उसमें 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से, पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलेडन वेट, ये द केस में भी एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑफ द इच व्हीकल। और इनकम डिक्लेयर क्या करेगा, जिस व्हीकल हेवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या करेगा, वो 1,000 रुपये ग्रॉस जो वेट है पर टन के हिसाब से वो क्या करेगा, उसका इनकम डिक्लेयर करेगा, जिसे 12,000 मैट्रिक टन या उससे अधिक। तो यहाँ पर मंथ क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये पर मंथ उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या जितना वेट होगा, ग्रोस वेट होगा उस व्हीकल का। ग्रोस व्हीकल में मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जो वेट मेंटेन है, जो वेट डिक्लेयर है वो, या जो अनलेडेड वेट है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में हम व्हीकल को चलाते हैं जिसमें ड्राइवर और उसके असिस्टेंट को एक्सक्लूड करके जो वेट होगा उसको अनलेडेड वेट बोलते हैं, या उसका अनलेडेड वेट करते हैं, क्या करेगा, उसका 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से वो इनकम डिक्लेयर करेगा। किस केस में, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में। अगर जहाँ हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल व्हीकल है, वहाँ पर क्या करेगा, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या करेगा, 7,000 7,500 रुपये पर मंथ, मतलब 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, या पार्ट ऑफ द मंथ। यहाँ दोनों जगह पार्ट पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ दोनों जगह बात करी, तो मंथ होता है 1 महीने या उससे कम। अगर अदर देन हैवी गुड्स की बात करें तो वहाँ 7,500 रुपये या 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनकम डिक्लेयर करना होगा पर व्हीकल, या उससे अधिक जो चाहे कर सकता है। अरे यहाँ पे भी वही माना जाएगा कि एसएससी ने क्या करा, सेक्शन 30 to 38 में डिडक्शन क्लेम कर चुका है, उसका फुल इफेक्ट दिया जा चुका है। बट यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि सेक्शन 44AE में कि अगर इन केस ऑफ द फॉर्म सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर इज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40B में। यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर एक सेक्शन इसको बेनिफिट मिल सकता है, पार्टनर अगर एसएससी क्या है, अगर एसएससी क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जो पार्टनर को सैलरी पे कर रहा है
या उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको ये डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B अकॉर्डिंग वाले कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उनको डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी और इंटरेस्ट का पेड टू पार्टनर। और WDB जैसे मैंने पीछे डिस्कस करा, WDB जो एसेट्स का है सेम उसी तरह इसका कंप्यूट होगा। अगर एसएससी क्या करता है, हैवी गुड्स के केस में 12,000 रुपये पर मंथ या उससे जो पर टन मतलब 1,000 रुपये पर टन ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1,000 रुपये या अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या है कि 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कम अपना इनकम डिक्लेयर करता है तो क्या होगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा अंडर सेक्शन 44AA और उसका ऑडिट करवाना होगा अंडर सेक्शन 44AB में, टैक्स ऑडिट करवाना होगा। इस तीनों केस में सेक्शन 44AD, 44ADA और सेक्शन 44E में एसएससी को क्या करना होता है, एडवांस टैक्स पे करना होता है। एसएससी क्या करेगा जी, अगर 44AD का बेनिफिट ले रहा है तो उसको एडवांस टैक्स कब, एडवांस टैक्स मैं बता दूं मतलब क्वार्टरली पे होता है, क्वार्टरली पे करना होता है इसको। तो अगर एसएससी क्या करे 44AD का बेनिफिट ले रहा है तो उसको क्या करना होगा, 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स मतलब एक ही एडवांस टैक्स पे करना होगा। सिमिलरली 44AD में ADA में अगर एसएससी क्या कर रहा है, सिमिलरली 44ADA में एसएससी क्या कर रहा है, इनकम डिक्लेयर कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे करना होगा। और एसएससी क्या है यहाँ पर एडवांस टैक्स उसको एक 44 सेक्शन 44AE में उसको 44AE में क्या करना होगा, उसको 4 इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे एडवांस टैक्स के। फोर्टी AD में बात कर रही थी किसकी, इंडिविजुअल की, HUF की और पार्टनरशिप फॉर्म की। 44ADA में किसकी बात करती, इंडिविजुअल की और पार्टनरशिप फॉर्म की। और यहाँ पर क्या कर रहा है, एसएससी वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर 44AE में एसएससी वर्ड यूज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, उसमें LLP भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग LLP हो जाएगा, यहाँ पर HUF हो जाएगा, कंपनी हो जाएगी। मतलब 44AE में सारे कवर कर जाएंगे, यहाँ पर एसएससी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 44AE में एसएससी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर इंडिविजुअल HUF फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी कुछ भी हो सकता है। एसएससी मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल, एसएससी कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।